हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से जीवाई फिजिक्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा, जिसमें हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था I = I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi। जैसे कि मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके केसेस को डिस्कस करेंगे, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण वाले पार्ट को, और फिर इसका कर्व प्लॉट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, जो कि अपना पेपर चल रहा है ऑप्टिक्स। इसमें हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था, I1 + I2 + 2 √ I1 I2 cos phi। ठीक है, अब इसके केसेस आएंगे, जिसमें फर्स्ट केस है समपोषी व्यतिकरण। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है, कंस्ट्रक्ट करता है। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, S1 से जो आपकी वेव जा रही है और S2 से वेव जा रही है, तो जब दोनों वेव्स इस पर्दे P पर, जो हमने यहाँ पर बनाया था, एक इस प्रकार से बनाया था, हमने ड्रॉ किया था, एक S1 से जा रही है, दूसरी S2 से जा रही है। तो जब दोनों जाएंगी इस प्रकार से, तो बीच में मिलेंगी। तो यदि श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है और गर्त से गर्त मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये है S1 से निकलने वाली वेव और ये है S2 से निकलने वाली वेव। तो जब श्रृंग से श्रृंग मिले और गर्त से गर्त मिले, ऐसी स्थिति में जो रिजल्टेंट आता है, और रिजल्टेंट दोनों का सम हो जाएगा। ये और ये, इसका एम्पलीट्यूड A है, इसका B है, तो ये बढ़ जाएगा इस प्रकार से। तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी समपोषी व्यतिकरण। दूसरी स्थिति में इसके ऑपोजिट कंडीशन में, यानी इसमें समान कला के अंदर मिलेंगे, कला समान होगी, यानी श्रृंग से श्रृंग मिल रहा है और गर्त से गर्त मिल रहा है। दूसरी स्थिति मान लो इस प्रकार की हो कि एक तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से मिल जाए, जैसे ये स्थिति हो सकती है। मान लो इस प्रकार की स्थिति है, एक का श्रृंग दूसरे के गर्त से और इसका गर्त दूसरे के श्रृंग से मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मान लीजिए A का मान ज़्यादा है और B का मान कम है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर बच जाएगा प्लस के अंदर प्रभावी मान। तो होगा क्या, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, ये तो है आपका E1, ये E2 है, तो जो E बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, यानी उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कट जाएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। तो ये इन स्थितियों की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें समपोषी व्यतिकरण के अंदर क्या होता है कि जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे के श्रृंग से या गर्त दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है, तो परिणामी आयाम बढ़ जाता है। परिणामी आयाम बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप इस प्रकार से लिख लेना, अतः इंटेंसिटी भी, तीव्रता भी बढ़ जाती है। अर्थात इसमें एक लाइन आती है, अर्थात जब S1 और S2 से जाने वाली तरंगें जिस बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ समान कला में पहुँचेंगी। अर्थात जब दोनों तरंगें
समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे लिख लेना आप, ठीक है, ये इसको आप नोट करो। अब इस केस में क्या होगा कि आपके पास, अब इसके नीचे लिखेंगे, यदि cos फाई इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब तो ये है ना कि जो प्लस का साइन है I1 प्लस I2 प्लस, वो वहाँ पर प्लस की तरह काम करना चाहिए, यानी कोस की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो cos फाई इज इक्वल टू +1। और ये कब हो सकता है? जब फाई का मान कितना हो, या तो फाई 0 हो, या 2 पाई हो, या फिर 4 पाई हो, या 6 पाई हो। कहने का मतलब पाई का समगुणज, तो पाई का समगुणज हो, इवन मल्टीपल हो, ठीक है। फाई ये आपका सॉरी फेज डिफरेंस है, कलांतर है, तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? डेल्टा। वो आएगा जब आपके पास फेज डिफरेंस गया हो, पाथ डिफरेंस निकालना हो तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। तो इसको लैम्डा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, पहला आएगा 0, दूसरा आएगा लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी ये आ जाएगा लैम्डा का पूर्ण गुणज। देखो ऐसी स्थिति, अब ये बिल्कुल ऐसे कैसे फिंगरप्रिंट्स पे याद होनी चाहिए, फिंगर पॉइंट्स पे बिल्कुल, फिंगर टिप्स पे आपके कंठस्थ हो जानी चाहिए कि इसमें 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आता है, या 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा आता है। ऐसी कंडीशन में जब cos फाई 1 हो गया तो आपकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी परिणामी? I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2। तो ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है, ध्यान से देखना, आप नोटिस करना है इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये दोनों फॉर्मूले ही वैलिड हैं। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये, यानी इस कंडीशन में मैक्सिमम बढ़ जाएगी ये, तो आई क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। सेकंड केस, इसको कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में आप बिल्कुल लिखना है कि जब दोनों स्रोतों से पहुंचने वाली तरंगें परस्पर विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तो ऐसी स्थिति में पर्दे के बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान कम हो जाता है। इसी स्थिति को विनाशी व्यतिकरण की स्थिति कहते हैं। वीडियो को पॉज करना और इसको लिख लेना। इस वाली अवस्था में आप लिखोगे एक लाइन और कि एक तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से, या पहली तरंग का श्रृंग दूसरे के गर्त से, या पहली का गर्त दूसरे के श्रृंग से अध्यारोपित होता है। ये दोनों लाइन आपको लिख लेनी है। इस अवस्था में cos फाई का मान -1 होगा, क्योंकि +1 आपने पहले ले लिया, अब कंडीशन बचती है -1 की। 0 भी हो सकता है हालांकि, लेकिन एक बार मैक्सिमम लेना है और एक बार मिनिमम लेना है। मैक्सिमम विनाशी या संपोषी और माइनस विनाशी व्यतिकरण। ऐसी स्थिति में परिणामी तीव्रता आ जाएगी I1 प्लस I2। इस वाले पार्ट में से घटेगा अब 2 √I1 I2, और यहाँ पर आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखो ये दो फॉर्मूले, इसको कहेंगे मिनिमम, ये मिनिमम वाली कंडीशन है। तो मैक्सिमम √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, मिनिमम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों को नोट कीजिए आप।
अब आपको इस स्थिति के बाद में इन दोनों कंडीशंस का हम वो भी निकाल लेंगे, लेकिन हम एक वो निकालना चाहते हैं, कंडीशन है अपने पास, इफ़ a इज इक्वल टू बी, यदि आयाम समान हो जाए, आयाम समान वाली कंडीशन है, तो आयाम समान हो रहा है, तो आयाम समान होगा तो इस स्थिति में क्या होगा, जो आई मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा। देखिए आयाम जब इक्वल होगा तो इसका मतलब I1 क्या है, c इंटू ए स्क्वायर, और I2 क्या है, c इंटू बी स्क्वायर। यानी इस स्थिति में I1 बराबर I2 होगा, इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी, इसको मान लो आप I0, इंटेंसिटी दोनों की इक्वल होगी क्योंकि आयाम इक्वल है। तो इस स्थिति में I1 की जगह I0, दूसरा भी I0 और प्लस 2 अंडर रूट I0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा I0 प्लस 2 I0 यानी 4I0। ठीक है, 4I0 वैल्यू आ चुकी है। एंड तथा I मिनिमम की वैल्यू निकाल लीजिए, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, यानी ये आ जाएगी आपकी 2I0 में से 2I0 घट जाएगा, 0 हो जाएगा आंसर। याद होना चाहिए दोनों फॉर्मूले कि जब एम्पलीट्यूड इक्वल है तो जो मिनिमा आ रहा था अब वो 0 हो गया। मतलब जो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं डार्क फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब जो इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है। तो डार्क फ्रिंज का मतलब है विनाशी व्यतिकरण और ब्राइट फ्रिंज का मतलब है, प्रदीप्त फ्रिंज का मतलब है समपोषी व्यतिकरण। तो डार्क फ्रिंज क्या होगी, कंप्लीटली डार्क होगी, बिल्कुल ब्लैक दिखाई पड़ेगी आपको स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, और ये बिल्कुल ब्राइट दिखाई पड़ेगी। अब आपको यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो इस पॉइंटों को तो आप नोट करो, ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसमें इस प्रकार से आपको प्लॉट करना है। इधर आपको इंटेंसिटी लेनी है और इधर आपको फाई लेना है 0। तो देखो इसका ग्राफ इस प्रकार का आता है। ये 0, उसके बाद में 2 पाई, फिर 4 पाई। याद है इन वैल्यूज़ के ऊपर मैक्सिमा था, मैक्सिमम तो 0 है, 2 पाई है, 4 पाई, वहाँ पर तो पीक मैक्सिमम आती है। ये है आपका -2 पाई और ये -4 पाई। इसके अलावा एक कंडीशन अपन ने निकाली नहीं है, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के अंदर आपको एक वो फेज डिफरेंस वगैरह के बारे में लिखना था कि जो फाई की वैल्यू आएगी जब cos फाई -1 होता है तो वो हो सकता है पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर, ये कंडीशन चलेगी। और जो आपका पाथ डिफरेंस आएगा वो या तो λ/2 होगा या 3 λ/2 होगा या 5 λ/2 होगा। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, इनके ऊपर क्या है, मिनिमा है, पाई, 3 पाई और 5 पाई। ऐसे ही माइनस पाई और माइनस का 3 पाई। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके समपोषी व्यतिकरण और ये रिप्रेजेंट कर रहा है विनाशी को, डिस्ट्रक्टिव को। ओके, ये जो वैल्यू आ रही है ये है 4I0 के इक्वल और नीचे वाली 0, यानी कि A = B के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा बीच में वो 2I0 तो बीच में आएगा ना, ये 2I0 की लाइन है, 2I0 एवरेज। क्योंकि यदि आप एवरेज निकालना चाहो I एवरेज तो वो आएगा I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, यानी 4I0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आंसर आ जाएगा 2I0। तो इतनी एवरेज इंटेंसिटी आपको वहाँ पर प्राप्त होगी जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होगा, 2I0 के इक्वल।
बना लीजिए इसको। अब इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए आप उसको घर पर आप ट्राई करेंगे अपने, कि व्यतिकरण के सिद्धांत में सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण नियम अप्लाई होता है। ठीक है, यानी आपको अध्यारोपण से पहले कुल ऊर्जा देखनी, कुल तीव्रता देख लेनी है, क्योंकि तीव्रता संबंधित होती है ऊर्जा से, और अध्यारोपण के बाद देख लेनी है कि कुल तीव्रता कितनी है। वो दोनों यदि बराबर आ जाएंगी तो प्रिंसिपल ऑफ जो आप कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण नियम को आपको सिद्ध करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपके जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे व्यतिकरण फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।